Hello guys, welcome back to our channel Economic Pie. So the topic of today is difference between slope and elasticity. So in the last video we discussed all about function, but today we are going to be discussing about the difference between slope and elasticity because many students get confused while understanding these two different concepts. So if you haven't watched that video first, please go watch that video first so that you are better able to understand the difference between these two concepts. So let's start with today's topic. So what is slope? So slope is basically change in dependent variable due to change in independent variable. So अगर हम बात करें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक एग्जांपल हम लेते हैं. फॉर एग्जांपल कि अगर जो प्राइस है वो आपका रिड्यूस हो जाता है, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो कि एज्यूम करो कि पहले जो प्राइस है दैट वॉज 30 रुपीज़, ओके, बट अब जो प्राइस है वो रिड्यूस होके 25 रुपीज़ हो गया है. और जिसकी वजह से, ऐसा होने की वजह से जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई है, इनिशियली क्वांटिटी जो थी वो 20 यूनिट्स थी, अब जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होके 30 यूनिट्स हो गई है. सो हेयर व्हाट यू सी कि जो प्राइस है विच इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसके चेंज होने की वजह से जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो लोग क्वांटिटी उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड कर रहे हैं वो इंक्रीज हो गई है, ओके. बट अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो स्लोप है वो हमेशा एब्सोल्यूट नंबर में होता है और जो इलास्टिसिटी होती है वो परसेंटेज चेंज होता है. अंडरस्टैंड? तो इसको हम अभी अंडरस्टैंड करते हैं. यहाँ पे देखो कि जो प्राइस है वो कितनी यूनिट से चेंज हुआ, 5 यूनिट से, ओके. और जो क्वांटिटी है प्राइस के चेंज होने से कितने यूनिट चेंज हुई, 10 यूनिट्स, ओके. तो ये जो 5 और 10 है ये एब्सोल्यूट नंबर है, ओके. मतलब कि 5 रुपीज़ से तो प्राइस ड्रॉप हुआ जिसकी वजह से क्वांटिटी जो है वो 10 यूनिट्स इंक्रीज हो गई. अंडरस्टैंड? तो ये एब्सोल्यूट नंबर्स हैं. तो इसको हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं. जब हम ये कैलकुलेट करें कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कितना चेंज हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से. अंडरस्टैंड? और इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी चीज़ आपको वाई एक्सिस पे दी है उसको आप लेंगे और नीचे जो डिवाइड में आप लेंगे वो लेंगे जो एक्स एक्सिस में दिया हुआ है. तो यहाँ पे जो वाई एक्सिस है उस पर क्या दिया हुआ है, प्राइस, और जो एक्स एक्सिस है उस पर क्या दिया हुआ है, क्वांटिटी. तो आप इसको सिंपली ही इसको कैलकुलेट कर सकते हो. जैसे यहाँ पे देखो जो स्लोप है दैट इज़ 25 माइनस 30, क्योंकि आप सबसे पहले क्या लेंगे, चेंज इन पी, मतलब प्राइस में कितना चेंज हुआ. तो प्राइस में कितना चेंज हुआ, अब प्राइस क्या है 25, इनिशियल प्राइस कितना था 30, तो प्राइस में चेंज हुआ -5 क्योंकि प्राइस जो है वो ड्रॉप हुआ. अब क्वांटिटी जो है अब कितनी है, कितनी डिमांड कर रहे हैं लोग, 30 यूनिट्स, पहले 20 यूनिट्स कर रहे थे, चेंज कितना हुआ 10 यूनिट्स का, ओके. अब जो ये वैल्यू आई है इसको आप फॉर्मूला में पुट करेंगे और आपका जो है वो आंसर आ जाएगा. तो इसका जो स्लोप है दैट इज़ 1/2. इट मीन्स कि 1 यूनिट प्राइस की चेंज होने से जो क्वांटिटी है उसमें 2 यूनिट्स का चेंज आएगा. अंडरस्टैंड? डू यू गेट इट? तो ये क्या है, ये स्लोप है, ओके. और ऐसे ही आप जो सेकंड है, अब ये जो इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आई ड्रू द सेकंड कर्व, बट स्लोप, आई होप सो आपको स्लोप समझ में आया होगा कि क्या होता है. ये एब्सोल्यूट नंबर में होता है और बेसिकली जो स्लोप है वो आपको जो कर्व है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिमांड कर्व है, उसको बताता है कि वो स्टीप है या वो फ्लैट है, ओके. बेसिकली यही बताता है. अब जैसे यहाँ पे देखो ये 2 डिमांड कर्व्स हैं. अब नेक्स्ट जैसे मान लो कि अगर प्राइस जो है वो 25 ड्रॉप हुआ, मान लो कि अगर क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 40 यूनिट्स हो जाती है, ओके. मतलब पहले केस में हमने पढ़ा कि वो 30 यूनिट्स हो रही है, मान लो कि अगर वो 40 यूनिट्स हो जाती है तो मतलब ज़्यादा चेंज आ गया क्वांटिटी में. प्राइस तो उतने से चेंज हुआ बट क्वांटिटी ज़्यादा से चेंज हुई. तो इस केस में क्या होगा, आपका स्लोप कैसे आप डराइव करोगे, तो द सेम वे आप वैल्यूज़ को उसमें पुट करोगे कि इस टाइम जो है वो क्वांटिटी में चेंज कितना है, ज़्यादा है, तो 40 माइनस 20, तो 20 जो है वो क्वांटिटी में चेंज, आप उसको फॉर्मूला में पुट करेंगे द सेम वे और आपका ये आंसर आएगा स्लोप का कि 1 यूनिट अगर प्राइस चेंज होता है तो जो क्वांटिटी है वो कितनी चेंज होगी, 4 यूनिट से.
अंडरस्टैंड। तो ये तो हुआ स्लोप, और इलास्टिसिटी को भी आप इसी से समझ सकते हो कि जैसे स्लोप तो होता है एब्सोल्यूट चेंज, बट जो इलास्टिसिटी होती है वो परसेंटेज चेंज होती है, राइट। तो इलास्टिसिटी बेसिकली आपको क्या बताती है कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कितना चेंज हो रहा है इंडिपेंडेंट के चेंज होने से, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिवनेस पता लगती है। ओके मतलब एक्चुअल में आपको कुछ मीनिंगफुल एक्सट्रैक्ट होता है उससे, क्योंकि स्लोप में तो आपको बस ये पता लगेगा कि एब्सोल्यूट नंबर में ओके कि इतनी यूनिट इतना प्राइस चेंज हुआ तो इतनी क्वांटिटी चेंज हुई, बट आपको परसेंटेज की फॉर्म में नहीं पता लगेगा कि लाइक कितना परसेंट प्राइस में जो है वो चेंज हुआ, जिसकी वजह से कितना परसेंटेज जो है वो क्वांटिटी में चेंज हुआ। तो क्वांटिटी जो इलास्टिसिटी है वो आपको परसेंटेज चेंज बताती है। सो लेट्स अंडरस्टैंड इलास्टिसिटी नाउ। सो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, दिस इज दिस, दैट आपको क्या है कि सबसे पहले चेंज इन क्यू देखना है क्या है, दैट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय चेंज इन पी मल्टीप्लाई P डिवाइडेड बाय Q। ओके तो ये है फॉर्मूला बेसिकली इलास्टिसिटी का। तो इसको आप जो है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लाइक x वेरिएबल और y वेरिएबल जो है वो हम इस तरीके से ले लेते हैं, बट हम इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के, तो यू गोइंग टू पुट दीज वैल्यूज हियर। ओके तो क्या है यहाँ पे, अब सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि जो हमने जैसे कि ये वाले ग्राफ में पहले देखा जब हमने स्लोप को स्टडी किया, तो आप इलास्टिसिटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इसको समझोगे तो आप ये देखो कि पहले प्राइस कितना था, 30 था, राइट। प्राइस चेंज हुआ तो वो जब ड्रॉप हुआ तो 25 हुआ। तो अगर मान लो अगर तो वो 30 यूनिट जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब पहले 20 यूनिट्स थी, अब वो 30 यूनिट्स हो जाती है, तब आप ध्यान से देखो कि जो स्लोप है वो क्या है, स्टीपर है, मतलब स्टीप स्लोप है। स्लोप जो है वो क्या है, ऐसा है, दिस इज स्टीपर स्लोप। ओके और ये क्या है, इस स्लोप को क्या बोलेंगे, फ्लैट स्लोप। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या है, स्टीप है, और जो नेक्स्ट स्लोप जो है डिमांड कर्व का, नेक्स्ट जो डिमांड कर्व है उसका स्लोप जो बन रहा है दैट इज फ्लैटर कंपेयर टू दिस। क्योंकि वो फ्लैट क्यों है, वाई इज दैट फ्लैट, क्योंकि वहाँ पे क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा चेंज हो रहा है। ओके तो मतलब कि इलास्टिसिटी ज़्यादा है। इलास्टिसिटी क्या होती है, मतलब वो ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है। ओके तो यहाँ पे क्या है कि प्राइस तो उतना ही ड्रॉप हो रहा है, बट इस केस में क्वांटिटी कम चेंज हो रही है, इसमें ज़्यादा चेंज हो रही है। तो अब ऑफ कोर्स जो इलास्टिसिटी है वो क्या होगी, सेकंड वाले केस में इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। ओके इसको आप कैलकुलेट करके देख लो, द सेम ये वाला फॉर्मूला है इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो आप वैल्यूज़ को बस आपको फॉर्मूला में पुट करना है। तो फर्स्ट केस को अगर आप देखो तो चेंज इन क्यू कितना है, 10 है, सिर्फ 10 यूनिट से चेंज हो रहा है, और प्राइस जो है वो तो दोनों केसेस में ही 5 रुपीज़ से चेंज हो रहा है। और नेक्स्ट देखो जो इनिशियल प्राइस है, दिस इज इनिशियल प्राइस कितना है, 30, और इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, 20, राइट। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो जो आपकी इलास्टिसिटी है वो क्या आएगी, 3। ओके और जो सेकंड केस है उसमें अगर आप कैलकुलेट करोगे द सेम वे, आपको यहाँ पे फॉर्मूला जो दिया है ये वैल्यूज़ पुट करनी है, बट इसमें चेंज क्या होगा सेकंड वाले में कि यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा से चेंज हुई है तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, और यहाँ पे जो इलास्टिसिटी आएगी वो 6 आएगी। मतलब सेकंड केस में जो इलास्टिसिटी है वो ज़्यादा आ रही है कंपेयर टू फर्स्ट केस। ओके तो सेकंड केस में इलास्टिसिटी, जब आपकी कर्व जो है, डिमांड कर्व जो है वो फ्लैट है, उस केस में क्या है, इलास्टिसिटी ज़्यादा है। ओके अब इससे आप एक चीज़ समझो, एक फॉर्मूला से आपको एक चीज़ समझनी है। आप यहाँ पे ये देखिए जो फॉर्मूला है, दिस इज दिस फॉर्मूला ऑफ इलास्टिसिटी। अब अगर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ओके द सेम वे जो चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। ओके तो ये क्या होगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, ये चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू हो जाएगा। तो अब अगर आप देखो तो ये वाला जो फॉर्मूला है, दिस चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू, जब हमने इसको रेसिप्रोकेट किया, जो ये वाला फॉर्मूला आया, ये किसका फॉर्मूला है, ये स्लोप का फॉर्मूला है। ओके तो 1 स्लोप इंटू पी बाय क्यू, तो ये आप इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बोल सकते हो कि ये इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है। तो इसका मतलब अगर आप देखो तो यहाँ पे ये इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है, और यहाँ पे जो स्लोप है ये डिनोमिनेटर में है, तो मतलब जितना स्लोप जो है वो कम होगा। ओके
जितना स्लोप कम होगा उतनी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है कम होगी तो अब हम क्या कैलकुलेट करें, इलास्टिसिटी कैलकुलेट करें तो इलास्टिसिटी की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। ओके, तो मतलब ये दोनों क्या हैं, स्लोप और इलास्टिसिटी इन्वर्स है एक दूसरे के। ओके, क्योंकि देखो अब आप इस केस में देखो, ये जो कर्व है यहाँ पे क्या है, फ्लैट है, मतलब फ्लैट होने का मतलब कि स्लोप कम है उसका, तो स्लोप कम है बट इलास्टिसिटी ज़्यादा है, तो स्लोप जब कम होगा इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। ओके, जब ये वैल्यू कम होगी तो ये ज़्यादा होगी इलास्टिसिटी। ओके, सो दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन स्लोप एंड इलास्टिसिटी। आपको आई होप सो कि यहाँ तक समझ में आया होगा। ओके, अब एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जस्ट लुक एट द फॉर्मूला हेयर। अब फॉर्मूला में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है यहाँ पे क्या है, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, दिस इज़ मार्जिनल चेंज। मार्जिनल क्या होता है कि मतलब जैसे हम आपने कोई भी अगर किया हो, जैसे यूटिलिटी जो फंक्शन है वो स्टडी किया है। ओके, आपने अगर प्रोडक्शन फंक्शन देखा है, ठीक है, तो उसमें आप यही देखते हो कि कितने लेबरर्स जो हैं वो लगते जा रहे हैं, उससे आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है, कि एक लेबर लगा तो उससे कितनी यूनिट्स आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ हुआ, तो वो मार्जिनल चेंज हुआ। ओके, तो क्या आप यहाँ पे इसको जो प्राइस के चेंज होने से जो क्यू में चेंज आ रहा है उसको आप मार्जिनल चेंज बोल सकते हो? ऑफ कोर्स वी कैन से दैट कि ये क्या है, मार्जिनल चेंज ही है, क्योंकि प्राइस में अगर 1 यूनिट से चेंज आ रहा है और क्वांटिटी में मान लो 2 यूनिट से चेंज आ रहा है तो मार्जिनल चेंज है। तो मार्जिनल चेंज, और ये क्या है, दिस इज एवरेज चेंज, क्योंकि अगर आप इसको रेसिप्रोकेट करेंगे कि लाइक इसका जो रेसिप्रोकल होगा Q अपॉन P, तो वो क्या बन जाएगा, एवरेज चेंज बन जाएगा। तो आप ये बोल सकते हो कि जो इलास्टिसिटी है उसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है मार्जिनल चेंज अपॉन एवरेज चेंज। ओके, सो दिस इज स्लोप एंड इलास्टिसिटी। आई होप सो कि यू माइट हैव अंडरस्टूड कि स्लोप और इलास्टिसिटी क्या है। सो नाउ स्लोप एंड इलास्टिसिटी, सिंपली पुट वी कैन से कि जो स्लोप है वो क्या इंडिकेट करता है, चेंज इन y पर यूनिट ड्यू टू चेंज इन x, मीन्स दिस इज एब्सोल्यूट चेंज। और इलास्टिसिटी क्या इंडिकेट करती है, परसेंटेज चेंज इन y ड्यू टू 1% चेंज इन x, सो दिस इज परसेंटेज चेंज। ओके, दोनों ही चेंज को रिफ्लेक्ट करते हैं, बट दिस इज एब्सोल्यूट चेंज एंड दिस इज परसेंटेज चेंज। और ये है कि ये स्केड्यूल है, इससे आप क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। मैंने आपको ये जो स्केड्यूल है, आई होप सो दैट इट विल हेल्प यू। तो क्या है, जैसे इलास्टिसिटी है, अगर तो इलास्टिसिटी जो है वो मोर इलास्टिक है तो स्लोप जो होगा वो लेस होगा। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि अगर तो जो कर्व है वो ज़्यादा इलास्टिक है, इट मीन्स कि उसका जो स्लोप है वो कम है। ओके, जो कि हमने इन्वर्स रिलेशनशिप जो है वो एक फॉर्मूला से अंडरस्टैंड किया था। और स्टीपनेस और फ्लैटनेस की बात करें, अगर मोर इलास्टिसिटी है तो मतलब कर्व ज़्यादा फ्लैट होगी और लेस स्टीप होगी। तो मोर फ्लैट और लेस स्टीप का मतलब एक ही है कि स्टीपनेस कम है तो फ्लैट ज़्यादा है। ओके, और अगर तो मोर इन इलास्टिक है तो इसका मतलब क्या है कि स्लोप जो है वो ज़्यादा है, मतलब इन इलास्टिक है वो इलास्टिसिटी उसमें कम है तो स्लोप ज़्यादा होगा। और स्लोप अगर ज़्यादा है तो मतलब कि वो कम फ्लैट होगी और ज़्यादा स्टीप होगी। स्लोप कब ज़्यादा होता है, जब स्टीपनेस जो है वो ज़्यादा होती है। ओके, अगर इन्फिनिट इलास्टिक है तो इट मीन्स कि नो स्लोप, या फिर आप बोल सकते हो इसको अगर स्टीपनेस और फ्लैटनेस देखें तो दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस जैसे कि आप इसको इस तरीके से देख सकते हो, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, और अगर ज़ीरो इलास्टिक है मतलब इन्फिनिट स्लोप है और ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो ये क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अंडरस्टैंड? तो ये दो हैं, ये एक्सट्रीम केसेस हैं, और दिस इज़ मोर इलास्टिक, दिस इज़ इन इलास्टिक, मोर इन इलास्टिक। तो इससे आप क्या है, थोड़ा चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो ये उस पर्सपेक्टिव से ये स्केड्यूल हमने बनाया है। तो लेट्स जस्ट डिस्कस कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है स्लोप और इलास्टिसिटी की। कि जैसे हमने अभी जो डिस्कस किया था, जो हमने ग्राफ बनाया था, स्केड्यूल बनाया था, वो था कि हमने देखा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हमने डिस्कस किया। ओके, और उसमें आपने ये नोटिस किया होगा कि जो कर्व है
वो क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो जब कोई कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन होती है तो उसमें जो स्लोप है वो किसी भी पॉइंट पे स्लोप जो है वो सेम होता है, बट इलास्टिसिटी डिफरेंट हो सकती है। ओके, स्लोप सेम होगा कि जैसे अगर जो कर्व है इफ़ इट इज़ लाइक दिस स्ट्रेट लाइन, तो स्लोप तो हर एक पॉइंट पे सेम होगा, बट इलास्टिसिटी डिफरेंट हो सकती है। ओके, मतलब होती है। ओके, बट अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात करें हम, अगर कर्व जो है वो इस तरीके से है तो इस केस में बिल्कुल ऑपोजिट होगा। ओके, जैसे कि हमने इसमें बताया कि स्लोप जो है वो आपका क्या था, सेम था, बट यहाँ पे क्या होगा, स्लोप डिफरेंट होगा और इलास्टिसिटी सेम होगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, तो और एक चीज़ और कि मतलब जो ये स्लोप है, जैसे कि अगर स्ट्रेट लाइन है, क्या ये हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो नॉन लीनियर फंक्शंस होते हैं उसमें ये कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होती। जैसे कि आपने प्रोडक्शन फंक्शन देखा होगा, ओके, जहाँ पे क्या है कि इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, मतलब जहाँ पे स्लोप जो है वो चेंज होता है। ओके, तो जैसे आपने प्रोडक्शन फंक्शन देखा है, और आप बोल सकते हो कि जैसे इंडिफरेंस कर्व है। ओके, तो ये स्ट्रेट लाइंस नहीं है। तो आप इसमें ये बता सकते हो कि जो स्ट्रेट लाइन जो है, स्लोप जो है वो स्ट्रेट लाइन वो कब होगा, जब लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन का मतलब क्या है कि जितना प्राइस में चेंज आ रहा है ना, जिस रेशो में, उतना क्वांटिटी में भी उसी रेशो में चेंज आ रहा है। ओके, बट जो नॉन लीनियर होता है उसमें सेम रेशो में चेंज नहीं आता है, उसमें डिफरेंट चेंज आ सकता है कि चाहे प्राइस उस रेट से चेंज हो रहा हो ना हो रहा हो। ओके, बट उसकी क्वांटिटी डिफरेंट रेट से चेंज हो सकती है। ओके, दैट इज़ नॉन लीनियर। ओके, तो ये है केसेस में। और एक ये है कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। सो इफ़ यू गेट इट कि जैसे टैक्स रेट्स जो हैं चेंज होते हैं। ओके, एवरी ईयर टैक्स रेट चेंज होता है, तो क्या ये ऐसे ही टैक्स रेट चेंज होता है? ये ऐसे ही नहीं होता है, क्योंकि क्या है कि अगर एक लिमिट के बाद अगर आप टैक्स जो है वो बढ़ाते हो, जैसे कि लाफर कर्व अगर आपने किया है, तो टैक्स रेट जो है वो एक लिमिट के बाद जब बढ़ता है तो टैक्स रेवेन्यू जो आता है वो डिक्रीज़ होने लग जाता है, क्योंकि टैक्स से भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो इम्पैक्ट होती है। तो जो लाफर कर्व है उसमें हम किसका स्लोप या फिर इलास्टिसिटी हम देखते हैं? टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट का। ओके, तो हमको ये पता लगता है कि कितना टैक्स रेवेन्यू, जो टैक्स हम अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से कितना टैक्स जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ओके, तो ये बहुत ही लाइक इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत बड़ी है, स्लोप और इलास्टिसिटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी। तो जैसे कि बहुत सारे इकोनॉमिक डिसीजंस, बिजनेस डिसीजन इसी के बेसिस पे लिए जाते हैं। जैसे बिजनेसेस जो हैं वहाँ पे डिसीजन अगर लेना है कि प्राइस को कम करना है या नहीं करना है, क्योंकि क्वांटिटी में क्या चेंज आने वाला है उससे। ओके, कहीं बिल्कुल ही अगर डिमांड कम हो गई तो उनका रेवेन्यू बिल्कुल ही कम हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी है कि जो स्लोप है और जो इलास्टिसिटी है उसका प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एप्लीकेशन बहुत बड़ा है। जैसे कि हमने कुछ जो है स्लोप और इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट सभी हमने डिस्कस किए। और इलास्टिसिटी जैसे हमने यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किया, तो ये भी बहुत टाइप की होती है। लाइक एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी हो सकता है कि कितना एडवर्टीजमेंट पे जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है वो कितना चेंज हो रहा है और उसकी वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। ओके, या फिर ये भी हो सकता है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी भी हो सकती है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ इलास्टिसिटीज़ हो सकती हैं। और द सेम वे जो स्लोप हैं वो भी इकोनॉमिक्स में अलग अलग, जैसे कि पीपीसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो उसमें हम ये देखते हैं कि लाइक ट्रेड ऑफ देखते हैं कि एक जो प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस करना है, सेकंड को भी प्रोड्यूस करना है, बट रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो कितना दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और उसका प्रोडक्शन उससे कितना बढ़ेगा। तो ये क्या है, दिस इज़ ऑल्सो स्लोप। यहाँ पे भी हम स्लोप का कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओके, इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व में 2 यूनिट्स कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है। ओके, तो उसमें भी एक तरह से लाइक दिस इज़ ऑल्सो अ ट्रेड ऑफ सिचुएशन। ओके, तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं इकोनॉमिक्स में जहाँ पे स्लोप जो है उसका यूसेज होता है। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, जैसे लाफर कर्व का भी हमने अभी कुछ लाफर कर्व का भी देखा था। ऐसा ही फिलिप्स कर्व है कि आपको ये पता लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का वहाँ पे लाइक एक तरह से होता है कि कितना इन्फ्लेशन है तो अनएम्प्लॉयमेंट कितनी होगी उसके बेसिस पे। ओके, तो दिस वॉज ऑल इन ऑल प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी ऑफ दीज 2 कॉन्सेप्ट्स। सो आई होप सो कि यू माइट हैव अंडरस्टूड कि स्लोप और इलास्टिसिटी में क्या डिफरेंस होता है और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, please subscribe to the channel and hit the bell icon for more such videos. Thank you so much.